हेलो नमस्कार दोस्तों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कितना चाहते हैं तुझे ये कभी कह नहीं पाते, बस इतना जानते हैं कि हम तेरे बिन रह नहीं पाते। क्या दोस्तों आपके लाइफ की गाड़ी भी तो कहीं इसी प्यार मोहब्बत के उलझन में तो नहीं उलझ चुकी है? अगर हाँ दोस्तों, तो आप अपने आप को इससे बाहर निकालिए, क्योंकि वक्त आ चुका है दोस्तों आपके इम्तिहान का। डीआरडीओ जैसे बड़े एग्जाम दोस्तों आपके सामने खड़ी है और उसी एग्जाम के लिए हम महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखिए आज का मोटिवेशन लाइन क्या है दोस्तों कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी आंखों में रखो, हर बार जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। निगाहें जब मिली उनसे तभी से दिल हार बैठा हूं, मैं उस पे वारने को अपना सब कुछ तैयार बैठा हूं। तो चलिए दोस्तों आप भी अपने सपनों के लिए सब कुछ वारने के लिए तैयार हो जाइए। और देखिएगा पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 तार सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है ना। 3 फेज 4 तार सिस्टम दोस्तों ये दूसरा वितरण लाइन में होता है। किसमें? दूसरा वितरण लाइन। ऑप्शन नंबर बी सही है। लिखेगा इस दूसरे वितरण लाइन, ये वितरण लाइन किसको सप्लाई देती है? ये दोस्तों किसी हाउस होल्ड को, प्लस दोस्तों आप लिखे औद्योगिक भवन है ना, जो आपके औद्योगिक भवन है इनको सप्लाई कहां से मिलता है? तो इन सब को सप्लाई दोस्तों मिलता है दूसरा वितरण लाइन। और इस दूसरे वितरण लाइन में वोल्टेज की जो सीमा होती है वो लिखेगा 220 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट, क्योंकि दोस्तों 230 वोल्ट दोस्तों हाउस होल्ड के लिए और 440 वोल्ट औद्योगिक भवनों के लिए। देखिएगा पहला वितरण लाइन दोस्तों इसमें वोल्टेज सीमा होता है 11 किलो वोल्ट और ये सप्लाई किसको देती है? ये किसी सब स्टेशन को ये सप्लाई देती है, जिसको हम कहते हैं पहला वितरण लाइन। इसी के साथ में आप जानिए जो प्राथमिक संचरण लाइन है ये दोस्तों किसी उत्पादन केंद्र से निकलती है। कहां से निकलती है? किसी उत्पादन केंद्र से निकलती है और दोस्तों किसी ग्रिड स्टेशन में जाकर के जुड़ जाती है। यानी कि ग्रिड स्टेशन को सप्लाई कहां से मिलता है? प्राथमिक संचरण लाइन से मिलता है। अब सुनिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपका भाखड़ा स्टेशन है, कौन सी दोस्तों? जो आपकी भाखड़ा स्टेशन है, यहां से ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा दोस्तों जो आपके दिल्ली में एक ग्रिड स्टेशन है, कहां पर? दिल्ली में जो आपकी ग्रिड स्टेशन है, इस ग्रिड स्टेशन को जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन द्वारा कनेक्ट किया जा रहा है, इस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज सीमा कितना है? तो आप लिखना 220 किलो वोल्ट। कितना दोस्तों? 220 किलो वोल्ट। दूसरा संचरण लाइन में वोल्टेज की सीमा कितनी होती है? नोट करना 66 केवी होती है। कितना दोस्तों? 66 केवी होती है। और लिखेगा जो आपकी दोस्तों चंडीगढ़ है, कौन सी दोस्तों? जो आपकी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ से दोस्तों जो आपकी गुजरात में एक सब स्टेशन है, इस सब स्टेशन को जो पावर सप्लाई कर रहा है, ये पावर सप्लाई दोस्तों कितना पावर सप्लाई हो रहा है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा? 66 किलो वोल्ट। कितना? 66 किलो वोल्ट की वोल्टेज सप्लाई हो रही है। तो आंसर क्या है इसका? जो आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, दूसरा वितरण लाइन होगा। इसी के साथ में देखिए पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे को कि मापदंड की सुग्राह्यता किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी होगा कि आउटपुट के रिजल्ट में बदलाव का इनपुट के रिजल्ट के संगत परिवर्तन से अनुपात। कहने का मतलब है कि अगर दोस्तों इनपुट में किसी प्रकार का कोई बदलाव करेंगे, इनपुट में अगर बदलाव होता है तो आउटपुट में क्या होगा दोस्तों? आउटपुट में बदलाव होना चाहिए, है ना, आउटपुट में बदलाव होना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप आउटपुट में बदलाव करते हैं, किसमें? आउटपुट में अगर आप बदलाव करते हैं तो इनपुट में क्या होना चाहिए? इनपुट में भी बदलाव होना चाहिए। आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा? सुनिए दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब कोरोना आया दोस्तों तो कोरोना को समाप्त करने के लिए हमने वैक्सीन बनाया। वैक्सीन जैसे ही दोस्तों बनाया कोरोना चला गया। अब अगर कोरोना दोस्तों डेंजरस तरीके से कम बैक होगा तो हमें दोस्तों दोबारा वैक्सीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो वैक्सीन बना था वो वैक्सीन अब काम नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर इनपुट में आप बदलाव करते हैं तो आउटपुट में बदलाव होना चाहिए। आउटपुट आपका क्या है? आउटपुट दोस्तों आपका कोरोना है और इनपुट आपका वैक्सीन है। अगर आप दोस्तों इनपुट में बदलाव करते हैं तो आउटपुट बदलाव होना चाहिए, आउटपुट में बदलाव करते हैं तो इनपुट में भी बदलाव होना चाहिए। यही सुग्राह्यता की क्या है? यही सुग्राह्यता की परिभाषा है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो अल्टरनेटर समांतर में दौड़ रहे हैं, ये दोनों किसके आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे?
करेंगे तो ये दोस्तों प्रति यूनिट इंपीडेंस किसके आधार पर दोस्तों, ये प्रति यूनिट इंपीडेंस के आधार पर लोड का शेयरिंग करेंगे, लोड को क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिएगा अल्टरनेटर है दोस्तों, अल्टरनेटर को जब भी आप समांतर प्रचालित करते हैं तो कुछ कंडीशन होते हैं जिसको आप क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजिंग कंडीशन। नोट कीजिएगा, इसी को आप क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजिंग स्थिति। तो सिंक्रोनाइजिंग स्थिति के लिए दोस्तों, सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लिखेगा। पहला दोस्तों, इसका जो फेज क्रम है एक समान होना चाहिए, और दूसरी पॉइंट दोस्तों, जो फेज डिस्प्लेसमेंट होती है ना, जिसको आप क्या पढ़ते हैं, फेज विस्थापन, ये भी एक समान होना चाहिए। फिर लिखिए दोस्तों, इसमें जो एफएस का मान है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एक समान होना चाहिए। फिर लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखिएगा, वोल्टेज एक समान होना चाहिए। और पांचवा दोस्तों, जो आउटपुट से आपको करंट प्राप्त हो रहा है, इसका वेव फॉर्म भी कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन ओके हैं तो दोस्तों छठा कंडीशन क्या होता है कि जो केवीए रेटिंग होती है, ये केवीए रेटिंग समान हो दोस्तों, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ये पांचों पॉइंट मैच हो चुके हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई वोल्टेज, फेज विस्थापन, फेज क्रम और आउटपुट का वेव फॉर्म, तो छठा ऑप्शन जो है दोस्तों केवीए रेटिंग, ये समान हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या होगा, प्रति यूनिट इंपीडेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, और अगले का क्वेश्चन से मिलिए, निम्नलिखित के कारण बंद लूप कंट्रोल से मूलतः भिन्न होता है। इसका आंसर होगा दोस्तों फीडबैक। क्या इसका आंसर होगा, फीडबैक। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा सा फीडबैक के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं कि फीडबैक होता क्या है। देखिएगा यहां पर मान लीजिए दोस्तों क्या है, आपका एम्पलीफायर है, यहां पर क्या है, एम्पलीफायर है, और इस एम्पलीफायर को आपने कोई सिग्नल दिया इनपुट के रूप में, यहां पर ये क्या देती है, आउटपुट देती है। इस आउटपुट का दोस्तों कुछ अंश यहां पर हम लगा देते हैं एक सेंसर, हम यहां पर एक सेंसर लगा दिए, और ये सेंसर क्या कर रहा है, जो आउटपुट एम्पलीफायर के द्वारा प्राप्त हो रही है, इस आउटपुट का कुछ अंश ये इनपुट में दोबारा दे रही है। कहने का मतलब दोस्तों, जो इनपुट दिया गया, इनपुट से प्राप्त आउटपुट का कुछ अंश दोबारा वापस इनपुट में देना, यही कहलाता है फीडबैक। सुनिए दोस्तों, एक एग्जांपल सुनिए। अभी किसका माहौल आ रहा है, अभी माहौल आ रहा है दोस्तों, किसका, पिकनिक मनाने का, नया वर्ष का माहौल आ रहा है। आप दोस्तों, आप ऐसा समझिए कि आपका दोस्तों जो ग्रुप है, ये लद्दाख जाने वाला है इस बार पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि वहां का जो तापमान है, वहां का दोस्तों जो मौसम है, वहां की जो ठंडी है, ये कैसा है। इसके लिए कुछ लोग वहां जाते हैं और वहां के तापमान को महसूस करते हैं, वहां के ठंड को महसूस करते हैं, मौसम को महसूस करते हैं, और हमें वहां दोस्तों वहां से कॉल करके इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ का सीजन इस प्रकार है। तो वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या है, वहां का फीडबैक दे रहे हैं, वहां का आउटपुट का फीडबैक दे रहे हैं, वही दोस्तों क्या कहलाता है, वही कहलाता है फीडबैक। अब देखिए जो आपकी फीडबैक है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरी होती है निगेटिव फीडबैक। जो आपकी पॉजिटिव फीडबैक है, ये दोस्तों किसी सिस्टम में क्या होता है, ये किसी सिस्टम के दोस्तों स्टेबिलिटी को, किसी सिस्टम के स्टेबिलिटी को ये क्या करता है दोस्तों, खराब कर देता है ना, खराब कर देता है, यानी कि किसी सिस्टम को अनस्टेबल बना देता है, और ये आउटपुट को बढ़ाता है। क्या करता है, आउटपुट को भी बढ़ाता है। लेकिन जो आपकी निगेटिव फीडबैक है, ये क्या करता है दोस्तों, किसी सिस्टम की, लिखेगा, ये क्या करती है, ये सिस्टम की स्थायित्व को बढ़ाता है। किसको दोस्तों, स्थायित्व को ये क्या कर देता है, ये बढ़ाता है ना। तो किसी सिस्टम की स्थायित्व को बढ़ाने का काम निगेटिव फीडबैक का है। पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम के स्टेबिलिटी को दोस्तों खराब करना, ये किसका काम है, ये पॉजिटिव फीडबैक का काम है। तो देखिएगा फीडबैक दो प्रकार के हैं, और दोस्तों इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए होंगे कि फीडबैक आप किसको कहते हैं। इसी के साथ में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। 5 देखिएगा, एक सोलेनॉइड 2 कुंडलियों का प्रयोग करता है तो इनकी वाइंडिंग क्या कहलाती है, और जो इनकी वाइंडिंग है दोस्तों ये कहलाती है पुल इन और दोस्तों होल्ड आउट। ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, पुल इन और होल्ड आउट। अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों कि हमारी और आपकी पहचान क्या है, तो हमारी पहचान दोस्तों हमारी आधार कार्ड होती है। इसी प्रकार से इस सोलेनॉइड की पहचान क्या है, नोट करना दोस्तों, जो आपकी क्या होती है,
जो आपकी सोलेनॉइड है दोस्तों, इसकी पहचान क्या है? तो इसकी जो पहचान है, इसकी लंबाई इसकी पहचान है। क्या? इसकी लंबाई ही दोस्तों इसकी पहचान होती है। और सोलेनॉइड बनाने के लिए आप किस तार का प्रयोग करते हैं? तो लिखिएगा दोस्तों, हम कॉपर का और दोस्तों एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, ये दोस्तों एनामेल्ड कॉपर होना चाहिए। कौन सी? एनामेल्ड तार होना चाहिए, या फिर दोस्तों कॉटन कवर्ड, कौन सा? कॉटन कवर्ड आपकी एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का तार होना चाहिए, है ना। और इसको लपेटा किससे जाता है? तो दोस्तों इसको लपेटा जाता है खोखला इंसुलेशन पदार्थ के ऊपर। किसके ऊपर दोस्तों? खोखला इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर, है ना। इंसुलेटिंग पदार्थ के ऊपर इसको क्या किया जाता है? इसको लपेटा जाता है। और जब इसको आप लपेटते हैं तो इसमें किस प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन होता है? तो लिखना दोस्तों, स्थिर मैग्नेटिक फील्ड का उत्पादन करता है। किस प्रकार का दोस्तों? स्थिर मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या करता है? उत्पादन करता है ना। तो इसका आंसर पुल इन और पुल आउट इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन से आप मिलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई केबल सड़क पार करती है तब इसे, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है कि जब कोई केबल सड़क पार करती है तब इसे कंपनों का अवशोषण करने के लिए लकड़ी के बुरादे से कवर कर देना चाहिए, या पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए, या केबल के या जमीन के भीतर से दबा कर ले जाना चाहिए, या सड़क के ऊपर से ले जाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, बोर्ड ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी को माना था सही, कि पाइप या कंड्यूट में बिछाया जाना चाहिए। आप दोस्तों इस आंसर, इस ऑप्शन से संतुष्ट है या नहीं? आपको कौन सा आंसर सही लगता है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। देखिए जो आपकी केबल है दोस्तों, इस केबल का अगर हम तुलना करें किसके साथ में? ओवरहेड, लिखिएगा ओवरहेड की जो आपकी तार होती है, कौन सी तार दोस्तों? ACSR तार या फिर CCSR तार होती हैं। अगर हम इससे तुलना करें किसी अंडरग्राउंड, है ना, किसी अंडरग्राउंड केबल के साथ, तो दोस्तों कौन सी केबल है, कौन सी तार है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा? तो वो दोस्तों अंडरग्राउंड केबल ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इसमें देखिए इसके ऊपर, इसके कंडक्टर के ऊपर जो अंडरग्राउंड केबल होते हैं, इन केबल में जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर कई सारे लेयर होती हैं, है ना। इसको नमी से बचाने के लिए, इसको मैकेनिकल चोट से बचाने के लिए, इसको वातावरण से बचाने के लिए, और दोस्तों कई सारे लेयर चढ़ाए जाते हैं। इन लेयर का जो कॉस्ट होता है वो बहुत महंगी होती है। वही दोस्तों इंसुलेशन का कॉस्ट इस अंडरग्राउंड केबल को महंगी बना देती है। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में ACSR और CCSR तार का प्रयोग करके आप पावर का ट्रांसफर करते हैं, वो सस्ता पड़ता है अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन लाइन से। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों कंप्लीट है। अगला देखिए, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तब इसका दोस्तों क्या आंसर होगा? किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तब दोस्तों क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है। और इसके बारे में किसने बताया था? फैराडे ने बताया था। नोट करना, किसने बताया था दोस्तों? फैराडे ने बताया था। फैराडे ने बताया था अपने नियम में। फैराडे का जो नियम है यही बताता है। लेकिन आप हमेशा याद रखना दोस्तों, आप हमेशा क्या याद रखना कि चालक को घुमाया जा रहा है। किसको घुमाया जा रहा है? चालक को घुमाया जा रहा है। जब भी दोस्तों चालक को घुमाकर आप EMF उत्पन्न करेंगे तो किस प्रकार का EMF होगा? EMF उत्पन्न होगा दोस्तों इस कंडीशन में, वो दोस्तों गतिज EMF। कैसा दोस्तों? गतिज EMF प्राप्त होगा। लिखिएगा, अगर जो आपकी चालक है, ये चालक कैसा हो? स्थिर हो, और जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों? जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र हो, ये कैसा हो? ये गतिज हो। इस कंडीशन में जो आपकी EMF उत्पन्न होती है ना, ये EMF कैसी होगी? ये EMF दोस्तों स्टैटिक होगी। कैसी होगी? स्टैटिक होगी। ये स्टैटिक EMF कहाँ पर प्राप्त होती है? ये दोस्तों ट्रांसफॉर्मर में प्राप्त होती है। बाकी जो आपकी गतिज EMF है ये दोस्तों मोटर में भी होती है और आपकी जनरेटर में भी गतिज EMF होती है ना। तो जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है तो विभव कैसा उत्पन्न होता है दोस्तों? ये विभव जो आपकी उत्पन्न होती है ये गतिज विभव उत्पन्न होती है। इसी के साथ में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। 8वां क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्लाइस कनेक्शन को जब सोल्डर किया जाता है तब सोल्डर लगाया जाता है ना। सीधे ही सोल्डर ट्रिप पर या स्लाइड को कुछ सेकेंड तक हिट करने के बाद स्लाइड पर या कहीं भी या कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपकी स्लाइस कनेक्शन होती है इसमें सोल्डर किया जाता है।
स्लाइस को कुछ सेकेंड तक हीट करने के बाद स्लाइड पर सोल्डर को पिघलाया जाता है। ऑप्शन नंबर देखिए 2 इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है क्वेश्चन नंबर 8 का। जो आपका कनेक्शन है, अगर एग्जाम में पूछ ले दोस्तों कि जो आपकी कनेक्शन है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेगा कनेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, तो लिखेगा हाउस होल्ड कनेक्शन। कौन सा दोस्तों, हाउस होल्ड कनेक्शन। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है दोस्तों इंडस्ट्रियल कनेक्शन। कौन सी, इंडस्ट्रियल कनेक्शन, इंडस्ट्रियल कनेक्शन। और तीसरा कनेक्शन के बारे में आप नाम लिखिए उसका व्यावसायिक। कौन सा दोस्तों, व्यावसायिक कनेक्शन, है ना, व्यावसायिक कनेक्शन। तो ये 3 कनेक्शन है, हाउस होल्ड कनेक्शन, इंडस्ट्रियल कनेक्शन, व्यावसायिक कनेक्शन। ये तीनों कनेक्शन दोस्तों आपके काम आ सकते हैं। आप इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। 9वां क्वेश्चन है बिजली स्टेशन का मुख्य कार्य होता है। बिजली स्टेशन क्या करती है दोस्तों, बिजली स्टेशन है तो बिजली जनरेट करेगी। क्या करेगी, ऑप्शन नंबर बी सही है कि बिजली का उत्पादन करने के लिए। और बिजली स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं, लिखिएगा दोस्तों। पहला स्टेशन लिखेगा एनटीपीसी का, जिसको हम कहते हैं दोस्तों थर्मल पावर प्लांट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, थर्मल पावर प्लांट। ये पहला स्टेशन है। जो दूसरा स्टेशन है हाइड्रो प्लांट। कौन सी दोस्तों, दूसरा स्टेशन है हाइड्रो प्लांट। तीसरा स्टेशन के बारे में लिखिए दोस्तों विंड प्लांट। कौन सी है, विंड प्लांट। और जो आपकी चौथा स्टेशन है ये दोस्तों टाइडल प्लांट। कौन सा, टाइडल प्लांट, विंड प्लांट, टाइडल प्लांट। पांचवा लिखिए NPCIL। जो आपकी NPCIL है ये कैसे पावर उत्पन्न करती है, ये दोस्तों नाभिकीय विखंडन के द्वारा पावर का उत्पादन करती है। तो कई सारे प्लांट हैं और प्लांट का नाम लिखिए दोस्तों बायोगैस। कौन सा, बायोगैस जो आपकी प्लांट है ये भी पावर का उत्पादन करती है ना। तो ये सारे प्लांट हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो बिजली का क्या करते हैं, डायरेक्ट उत्पादन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, एक खराब बिजली का कनेक्शन नुकसान पहुंचा सकती है। खराब बिजली का कनेक्शन जो है लोड के लिए सामान्यतः उपलब्ध कुल ऊर्जा घट सकती है। यह भी सही है दोस्तों। सामान्य प्रतिरोध से कहीं अधिक प्रतिरोध, ये भी सही है। अत्यधिक हीट उत्पन्न होगी, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही इनमें से सभी। अगर आपका कनेक्शन दोस्तों गलत हो जाता है तो रेजिस्टेंस भी दोस्तों कई गुना तक अधिक हो सकती है। अत्यधिक हीट उत्पन्न हो सकती है लोड के लिए दोस्तों। जो कुल ऊर्जा है, ये कुल ऊर्जा यानी कि पावर का मान भी क्या हो सकता है, पावर का मान भी घट सकता है। तो ये दोस्तों एक खराब बिजली कनेक्शन का नुकसान, जो आपको जब आप बिजली का कनेक्शन करेंगे ना, तो हर पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कनेक्शन करने के वक्त, है ना। कनेक्शन करने के दरमियान, चाहे आप ज्वाइंट कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर कनेक्शन कर रहे हैं, पहली बार कनेक्शन कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 10 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए दोस्तों ये 10 प्रश्न था। अब बताइएगा कि कौन सा प्रश्न जो आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, आपको कमेंट करके हमें बताना है। और कल सुबह दोस्तों वापस आइएगा, फिर से हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।